नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। जैसा कि हम अब से पहले भी इस कार्यक्रम में अलग अलग खबरों पर, जो बड़ी खबरें आती हैं देश की, उस पर एक्सपर्ट से बात करते हैं और उस खबर के पीछे क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। आपने, दर्शकों ने अब तक बहुत सराहा है और हर दिन हज़ारों की तादाद में सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारी पत्रकारिता आप लोग पसंद कर रहे हैं। मैं आज वरिष्ठ पत्रकार अजीत पिल्लई साहब के साथ हूं। आपसे मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि जो ये 10 बैंकों को 4 बैंकों में मर्ज किया जा रहा है और जिस तरह से इकोनॉमी स्लो डाउन बहुत तेज़ी से हो रहा है और बहुत सी चीज़ें अब तक भी ना अखबारों में आ रही हैं, ना शायद हमें भी पता नहीं है अभी, लेकिन हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। अजीत पिल्लई साहब, वेलकम टू द शो। मुझे आपसे जानना है कि ये जो फाइनेंस मिनिस्टर ने जिस तरह से अचानक ये फैसला लिया, आमतौर पर ये सरकार इस बात के लिए मशहूर है कि जो भी कुछ करती है उस पर कोई डिबेट पर कोई चीज़ यकीन नहीं करती। आर्टिकल 370 ऐसे ही हुआ बगैर डिबेट के। अब ये बैंकों का मर्जर का भी सडन अनाउंसमेंट हुआ है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई जो कुछ सरकार सोचती है, जिस तरह से उन्होंने बताया है कि इकोनॉमी को बेहतर लाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, क्या वो कुछ हो पाएगा? अभी क्या सूरत लगती है आपको इस जो गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है? देखिए, पहले बात सभी लोग कह रहे हैं पर ऑफिशियली नहीं बोल रहे हैं कि ये जो अनाउंसमेंट का टाइमिंग था, वो जो जीडीपी के फिगर्स नेशनल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करने के करीब 1 घंटा पहले उन्होंने ये पब्लिसाइज किया, अनाउंस किया। और उसका कारण ये है कि दूसरा न्यूज़ से इसको थोड़ा और पेपर्स में प्रोमिनेंस आए, इम्पोर्टेंस दिया जाए, तो वो जो जीडीपी का नेगेटिव ग्रोथ वो हट जाए। और फिर जो और एक बात है, ये जो बैंक का अभी जो सडनली इतना बड़ा एक डिसरप्शन, बैंकिंग सर्विस का डिसरप्शन हुआ है, वो अगर करना भी था तो क्या एक फेज्ड मैनर में करना नहीं चाहिए था? ये सब काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री में ही कह रहे हैं कि ये स्लो स्टेजेस में करना था, सडनली करने का क्या मतलब है? अब से पहले उन्होंने नोटबंदी भी सडनली की थी। हाँ, तो उसको और इसको जोड़ करके अगर देखें, जो इनका एटीट्यूड है, जिस तरह से सरकार चला रहे हैं, उसमें थोड़ा सा और बताइए कि ये क्या नहीं, ये जो है एक प्रॉब्लम आता है, उसको उसमें से डाइवर्ट करना, पब्लिक अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए और ऐसे एक, यानी सॉल्यूशन नहीं देते, डाइवर्ट करते हैं सिर्फ। अभी देखिए ये बैंक जो मर्जर से ये होगा कि जितने बैंक के ब्रांचेस हैं वो कम हो जाएंगे। जब बैंक के ब्रांचेस कम हो जाएंगे तो हर बैंक का रीच कम होते जाएगा। लोग वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे एरियाज हैं, रूरल एरियाज, जहाँ पे ये बैंक्स बहुत सॉलिड थे, वहाँ उनके ब्रांचेस थे, वहाँ भी वो शाखा नहीं होगा। और इससे क्या होगा, सरकार के ही जैसे प्रोग्राम है जन धन, ये सब, वो कैसे फुलफिल होगा? इससे फुलफिल होने में मुसीबत होगा, क्योंकि देखिए अब जब स्टेट बैंक का पहले एक मर्जर हुआ, स्टेट बैंक का 1000 ब्रांच बंद हो गए और दूसरा एक बैंक का 500 ब्रांच बंद हो गया। तो ये जो, यानी उसके साथ बेरोजगारी भी, हाँ, और लोगों के लिए इनकन्वीनियंस भी। ये इनकन्वीनियंस और रूरल एरिया और सरकारी जो स्कीमें हैं वो भी पब्लिक तक ना पहुंच सकेंगी। हाँ, ऐसा भी ये है। और देखिए, जो एक ही रीजन के 2 बैंक को मर्ज कर दो, जैसे कैनरा और सिंडिकेट बैंक एक ही एरिया में ऑपरेट कर, कर्नाटका वो साउथ वो रीजन, अब इसको मर्ज करने से क्या फायदा और क्या मतलब है? ये दोनों बैंक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलप किया था। अभी कैनरा बैंक में कर्नाटका के लोग दिल्ली में भी जाके खाता खोलते हैं। जी। ये उनका एक रीजनल लिंक रहा, उसको डिसरप्ट करके और एक नया एक फॉर्म बना दिया। जी। हाँ, इससे क्या है इनका? और ऐसे भी देखिए, इलाहाबाद बैंक जो ईस्ट में, उसको मर्ज कर दिया, दूसरा एक बैंक जो दिल्ली में है, और एक बैंक है साउथ इंडिया में, इंडियन बैंक, वहाँ सक्सेसफुल है।
अब इंडियन बैंक ना रहा तो इंडियन बैंक के कितने कस्टमर वहीं रहेंगे या वो जाके आईसीआईसीआई में खाता खोलेंगे, ये हम कह नहीं सकते। तो ये इसका जो लॉजिक क्या, क्या इसमें आपको ऐसा नहीं लगता कि विदेशी बैंकों को शायद कोई प्रमोट करने का कोई रास्ता तो नहीं है इसमें? ये जो मुझे समझ में आता है, पीएसयू बैंक को श्रिंक किया, ये तो हुआ है। अभी जैसे मैंने कहा कि अभी सुविधा ना मिले और जो आपने जो बैंक को ट्रस्ट किया, अब मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ, और मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जिनके अकाउंट्स एसबीटी में था, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, जो केरला का बैंक है, सडनली वो ना रहा या उसको एसबीआई के साथ मर्ज कर दिया, तो एक आइडेंटिटी का प्रॉब्लम भी होता है। तो इससे आप जो कह रहे हैं, हाँ ठीक है, इससे प्राइवेट बैंक्स का डेवलपमेंट होगा और प्राइवेट बैंक्स एक्टिव हैं आजकल। पर मैं जो कह रहा हूँ ये बात है कि ऐसे जो लॉजिक नहीं है, जिसमें कोई कारण नहीं है, ऐसे ही आर्बिट्रली इसको इसके साथ, और दूसरी बात है 3 खराब बैंकें ज्वाइन करोगे या 2 खराब बैंकों एक सक्सेसफुल बैंक के साथ जुड़ोगे तो एक खराब बैंक निकलने का चांस भी होता है। यानी वो जो सक्सेसफुल है वो भी खराब हो सकता है। हाँ, क्योंकि इनका पूरा ये मिक्स हो जाएगा। और दूसरी एक बात आपने पहले बताया, जो इससे जो बेरोजगारी होगी, क्योंकि ये जब बैंक के ब्रांचेस बंद करेंगे तो वहाँ एक्सेस स्टाफ होगा, और ये एक प्रॉब्लम बैंक के यूनियंस ने झट से ही बताया, आज वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये सब, और मैं जो हम लोग जो बता रहे थे, हम लोग दोनों इसमें है कि ये सडनली एक ही फेज में, ये नहीं कि पहले 2 बैंक को चेक करके चलो इनको दोनों मर्ज करना है, करना ही भी हो तो, ये सब बिना सोच के एक रश में। क्या ये आपको ऐसा लगता है जिस तरह से नोटबंदी और फिर उसके बाद जीएसटी और इसके बाद अब ये बैंक, क्या उसी किस्म के अचानक बगैर सोचे समझे या उसके जो रिप्रिकॉशंस होने वाले हैं उस पर सही से गौर किए बगैर ये फैसला लिया गया, या कहीं कोई इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी एंगल है कि मैं जैसे समझाऊं, जिस तरह से नोटबंदी के बाद जो हालात पैदा हुए, मुझे नहीं लगता कि मैं शायद सही हूं या गलत हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से यूरोप और अमेरिका में बैंकिंग सिस्टम है, हर आदमी कर्ज में दबा हुआ है, शायद इतनी बड़ी मार्केट उन बैंकों को दी जाने की तैयारी थी कि ये सब सारे कर्ज लेकर के मकान खरीदें, इनके पास आपस में लेन देन का कोई रास्ता ही ना रहे। आपको अब कैसा लगता है ये मतलब किस तरफ हमें लेके जा रहे हैं, देश किस तरफ जाएगा, इकोनॉमी जिस तेज़ी से गिरी है, कमज़ोर हुई है, क्या ये खड़ी हो पाएगी इससे, या क्या सूरत बनती है? नहीं, देखिए, वो नोटबंदी के बाद जो अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, वो ही जनरेट जो हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट से क्या हुआ कि परचेसिंग पावर जो है, खरीदने के लिए सामान मार्केट में जाके खरीदने के लिए आम आदमी के पास पैसा ना रहा। ऐसी खबरें आ रही हैं कि अंडरवियर नहीं बिक रहे, टूथब्रश नहीं बिक रहे, बहुत सी इंडस्ट्रीज जो हैं, बिस्किट, पार्ले बिस्किट बहुत लोगों को नौकरी से निकालने जा रहा है, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का इतना बुरा हाल है। इस सूरत में मतलब देश, क्योंकि आप 30 साल से तकरीबन जर्नलिज्म में हैं, देश को देखा है, और देश को सिर्फ दिल्ली से नहीं देखा बल्कि अलग अलग स्टेट्स में आपने काम किया है, तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, ये तो हालत अभी काफ़ी बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ने कह दिया है कि काफ़ी प्रॉब्लमैटिक है, और ये प्रॉब्लम से सुधार लाना काफ़ी मुश्किल है। और उसमें और एक ये जो है पब्लिक मूड जो है एकदम डिप्रेस्ड हो गई। जब आप कह रहे हैं जैसे कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, टूथपेस्ट, टूथब्रश, सोप, शैम्पू, इसका सब टिप हो रहा है, फूड प्रोडक्ट्स का खरीदना कम हो रहा है। और अभी आप मोहल्लों में जाइए, छोटे छोटे गाँव में जाइए, आजकल कोई ईएमआई पे कुछ चीज़ें खरीदने की बात नहीं हो रही है, जो कि उसे इनकम की गारंटी नहीं लग रही है। यही है। जब पहले जो होता था, पहले दिल्ली में, यहाँ जो हमारे सोसाइटी में जो काम करते वो लोग हैं, वो लोग सोचते थे कि इस साल दिवाली में क्या है स्कीम,
उससे हमें टीवी खरीदना है। मैं 2007 की बात करूँ, जी जी पर आज कोई कुछ नहीं खरीद रहा है। आज हम ज़्यादा से ज़्यादा एड्स देखते हैं कि सेकंड हैंड कार लेना, जी जी खरीदना। हाँ, कुछ हाँ। साल पहले नया कार बुकिंग था फैशन। जी 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 अब जो खरीद रहा है वो सेकंड हैंड गाड़ी, क्योंकि वो ईएमआई पे करने के लिए उसका कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि पगार कट हो गया। जी जी जी। तो अब आपको कैसा लगता है ये, यानी कोई कोई रास्ता नजर आता है या कोई सजेशन है क्या करना चाहिए सरकार को, किस क्या क्या गलतियां हुई हैं, उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है? कोई चीज़ आप ऐसे बता सकते हैं कि क्या नहीं, जो पहले से ही बताया जा रहा है, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि यहाँ का फर्स्ट ऑफ ऑल जो आंकड़े सच हैं उसको आगे ले आना चाहिए, तभी प्लानिंग होगा। और सारे लोग, काफ़ी एक्सपर्ट्स को ले आके एक स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। एम्प्लॉयमेंट, रूरल इंडिया में डिमांड होना चाहिए प्रोडक्ट्स के लिए, तभी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। और वो रूरल डिमांड कम होते जा रहा है। और मुझे नहीं लगता ऐसे जैसे ये एक बैंक लगा दिया इससे हेडलाइन मिलेगा, पर चेंज नहीं होगा। चेंज बैंक के पास डिपॉजिट होना चाहिए और बैंक का डिपॉजिट से उनको लोन देना चाहिए। जी पर लोन लेने के लिए जब लोग नहीं है, हाँ तब अच्छा अभी कुछ ही 2-4 दिन पहले ही जो बड़ी खबर थी इसी तरह की कि तकरीबन 2.25 लाख करोड़ आरबीआई से पे आउट लिया है गवर्नमेंट चलाने के लिए। और साथ साथ ये भी खबरें आई कि जो गवर्निंग काउंसिल है जो वो उनमें से कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है। तो जो सरकार इस तरह से जिस भी काम का फैसला ले रही है उसके एक्सपर्ट से ओपिनियन नहीं ले रही, तो ये इतना एक तरह से डिस्ट्रक्टिव महसूस हो रहा है। लोग क्या करें, कहाँ जाएं और किस तरह से इसको ठीक करने के लिए सरकार को भी क्या बताएं? क्या सरकार किसी के बताने के रास्ते पर चलेगी? क्या ये इसी तरह से एक तरह से बड़ा सुसाइडल किस्म का लग रहा है? नोटबंदी से लेकर के अब तक आरबीआई से 2.25 लाख यानी जो 8% रिजर्व होता था 5.5% पे आ गया। ऐसी हालत क्या आपने कभी अब से पहले देखी है? क्या अब से पहले इस 30 साल की, अपने 35 साल की कभी जनरेशन नहीं, में? अभी तक ऐसे कभी नहीं हुआ है। और दूसरी बात है कि जो गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसका कारण ये है कि वो लोग एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। जी अगर एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो 10-15 लोगों का जिनको एक एक सब्जेक्ट में विशेष जानकारी है, उनकी बात सुने, उस पर चर्चा हो, तब एक कंसेंसस आता है और उसको पब्लिक में बताने में दिक्कत नहीं है। पर अगर आप 1 या 2 लोग बैठ के कुछ स्कीम बना लिया तो उसको छुपाना पड़ता है। तो इसीलिए जैसे नोटबंदी में भी एकदम क्या 2-4 लोग का काम था। और उस टाइम उस वक्त भी कहा गया था कि फाइनेंस मिनिस्टर को भी मालूम नहीं था। नहीं था। इनफैक्ट बंगाल के जो फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ जीएसटी काउंसिल पे मीटिंग पे आए थे, उन्होंने एक टीवी चैनल को ये बताया कि जीएसटी काउंसिल में एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर, उनका रेफरेंस था अरुण जेटली जी, उन्होंने उनको बताया कि ये डीमोनेटाइजेशन के बारे में उनको भी मालूम नहीं था लास्ट मिनट तक। तो जब प्लानिंग नहीं है तो ऐसे ही डिसीजंस लिया जाता है। अजीत पिल्लई जी ने बहुत ही काम की बात बताई, ख़ास तौर पर ट्रांसपेरेंसी ना होना, यानी पारदर्शिता ना होना। उसके अलावा जो सही आंकड़े हैं उसको जनता के सामने ना रखना। ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे कोई इंसान गलती करे और उसे छुपाए। असल में इलाज तभी होता है जब डॉक्टर को असल बीमारी को बता दिया जाए और डायग्नोज हो जाए और उसके बाद उसका इलाज हो। बिल्कुल उसी तरह से पिल्लई जी ने बहुत ही सही कहा कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय लेनी चाहिए, ना कि किसी लेमैन की या किसी पॉलिटिशियन की। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये पूरी सरकार का जो सिस्टम जिस तरह से चल रहा है उसमें अक्सर यही लोग शिकायत कर रहे हैं। अजीत पिल्लई जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ख़ास तौर पर आपने दुखती हुई नब्ज़ पर हाथ रखा है ये बता करके कि
ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और जो सच्चाई है, जो प्रॉब्लम है कितनी बड़ी है, ये लोगों को नहीं बताया जा रहा। ये कब तक नहीं बताएंगे? क्या देश को इसी तरह से आगे जाते रहने देना चाहिए, या जनता को, या जो समझदार लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो देश के बारे में चिंता करते हैं, वो सरकार को कुछ झंझोड़ सकें? ये हम सिर्फ आशा कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में कोई शायद संभलने का इंतज़ाम हो जाए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं लग रहा कि सरकार संभालने के लिए कोई सीरियस कोशिश कर रही हो। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।